कहानी है आवाज़ों के आसपास। राजस्थानी में इसका शीर्षक था आस आखती पाखती री आवाज़ां। कहानी शुरू होती है। कान कुछ आवाज़ों के इतने आदी हो जाते हैं कि सवेरे की आधी नींद में ही वे जान लेते हैं कि बाहर फाटक पर कौन आया होगा। कई बार ऐसा भी लगता है जैसे नींद में चलते हुए सपने का कोई हिस्सा हो जो एक सिरे पर आकर मुखर हो गया है। इस तबादले वाली नौकरी पेशा ज़िंदगी में मेरे साथ हर नई जगह शुरू के दिनों में कुछ ऐसे ही वाक़ये ज़रूर घटित हो जाते हैं जो इस बनी बनाई दिनचर्या और जीवन शैली को थोड़ा बदल भी देते हैं। मामी जी, ओ मामी जी, दरवाज़ा खोलिए ना मामी जी। रोज़ सवेरे इसी आवाज़ के साथ घर के बाहरी फाटक पर जब हाथ की थाप पड़ती है तो मेरी नींद अमूमन उचट जाती है। यूँ दरवाजे के पिलर पर कॉल बेल का स्विच भी है, लेकिन पिछले कुछ दिनों से वह ख़राब हो गया है, इसलिए सफाई वाले को आवाज़ ही लगानी पड़ती है। सुबह सुबह हर दरवाजे पर इसी तरह की उसकी दो चार आवाज़ें सुनाई देती रहती हैं। मेरे मकान मालिक वर्मा जी और उनका परिवार इनके प्रति इतना बेफिक्र है कि शुरू की दो चार आवाज़ें तक तो वे ध्यान ही नहीं देते कि मेन गेट पर कोई आया है। अमूमन चौथी आवाज़ के बाद ही मिसेज वर्मा या उनकी बेटी अर्चना दरवाजे का ताला खोलने पहुंचती है और तभी एक 15-16 साल का लड़का हाथ में बांस का झाड़ू लिए मेन गेट से अंदर दाखिल होता हुआ दिखाई देता है। कई बार इस काम के लिए लड़के की माँ भी आ जाती है, लेकिन ज़्यादातर हमने लड़के को ही आते जाते देखा है। घर में अगर काम शुरू करने के साथ ही वर्मा दंपति की उस पर टीका टिप्पणी भी शुरू हो जाती है, जो उसके काम के ख़त्म होने तक जारी रहती है। कई बार वह डांट फटकार में भी तब्दील हो जाती है, लेकिन लड़का चुपचाप अपना काम करता रहता है, पलटकर कोई जवाब नहीं देता। मिसेस वर्मा की पहली शिकायत यही रहती है कि वह गली में सबसे पहले उन्हीं का दरवाज़ा क्यों खटखटाता है और सफाई भी ठीक से नहीं करता, जिसकी वजह से उन्हें इस दौरान उसके साथ लगे रहना पड़ता है। इसी चक्कर में कभी उन्हें चूल्हे पर चढ़ी चाय छोड़कर आना होता है, कभी दूध बन जाता है तो कभी तवे पर रखी रोटी जल जाती है। अब अगर इन्हीं वजहों से उसकी आवाज़ और काम उन्हें अनसुहाता लगे तो इसका तो क्या हल हो सकता है। इसका हल ये तो नहीं हुआ कि वह अपने काम की शुरुआत किसी और जगह से करे या हर घर के हिसाब से अलग करने का कोई तरीका खोजे। असल में वर्मा जी का यह मकान गली में दूसरे नंबर पर आता है। पहला मकान एक वकील साहब का है जिसका मेन गेट मुख्य सड़क पर खुलता है, जबकि वर्मा जी के मकान का गेट गली में। गली का पहला मकान होने के कारण घरों में सफाई के लिए पुकार भी यहीं से शुरू होती है। इससे बचाव का और कोई तरीका वे खोजें भी तो क्या, और काम तो उन्हें सभी घरों में वही करना होता है। शुरू में एक दो बार लड़के की आवाज़ से नींद उचट जाने पर मैं ही उठकर मेन गेट पर जा पहुंचा, लेकिन बिना चाबी के गेट खोलता भी तो कैसे। ऐसे में मुझे वर्मा जी के बरामदे में जाकर उनसे चाबी मांगनी पड़ी, जो शायद उन्हें अच्छी नहीं लगी। दरवाजे पर आरती ने ही मुझे समझाया कि इस तरह जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। जब चाबी उनके पास रहती है तो गेट वही खुला करेंगे, आप क्यों परेशान होती हैं। यार, बाहर कोई आवाज़ें लगाता रहे और हम सामने बैठे देखते रहें, ये मुझे कुछ अजीब लगता है। अब जो भी है, नई जगह है और थोड़ी अपनी आदतें बदल भी डालो, कहकर उस दिन तो वह अपने काम में मशगूल हो गई, लेकिन जल्दी ही उसने इस समस्या का तोड़ भी ढूंढ लिया। असल में इस मामले में आरती मुझसे ज़्यादा व्यावहारिक है। उस दिन के बाद से वह उठते ही मेरे सिरहाने तिपाई पर रखा रेडियो सलीके से ऑन कर देती है, जिससे छनकर आती वंदना और प्रातःकालीन सुरीले संगीत की ध्वनियाँ ऐसा वातावरण बना देती हैं कि कोई अवांछित आवाज़ उनको लांघ कर कमरे में कम ही सेंध लगा पाती है। इन्हीं पार्श्व ध्वनियों में उसे अपनी रोज़मर्रा की दिनचर्या को भी साधना होता है। बच्चों को प्यार से जगाना, उन्हें नहला धुला कर स्कूल की टंच करना, टिफ़िन बनाना, स्कूल वैन आने से पहले उन्हें तयशुदा जगह पर तैनात कर देना। संयोग से बच्चों के स्कूल रवाना होने से पहले मेन गेट ज़रूर खुल जाता है,
यूँ सफाई वाला भी अक्सर उनसे पहले ही आ धमकता है। बच्चों को स्कूल रवाना करने के बाद आरती आराम से चाय की पतीली चूल्हे पर चढ़ाती है और मुझे हल्के से आवाज़ लगाकर जगा देती है। बहुत बार मैं उसे जगा हुआ ही मिलता हूँ। ये ऐसे ज़रूरी काम हैं जिन्हें वह अमूमन मेरी आंख खुलने से पहले अपनी लय गति में निपटा देती है। आरती मेरे जागने से तक कमरे का दरवाज़ा अमूमन बंद ही रखती है। यही कमरा दिन में घर की बैठक के काम आता है और रात में हमारा बेडरूम। कमरे में बेड के नाम पर एक लकड़ी का दीवान है जो साइड वाली दीवार के साथ ढला रहता है, और बाहर वाले दरवाजे के सामने की दीवार से लगा 3 सीट वाला बेंत का सोफ़ा जो 2 कुर्सियों और उसके आगे सेंटर टेबल जिसके टॉप पर शीशा लगा है। अभी शहर में नए ही आए हैं तो मेहमान तो ज़्यादा नहीं आते, लेकिन घर की शोभा के लिए बैठक में इतना इंतज़ाम तो आदतन रखना ही होता है। हमारा किराए का पोर्शन मेन गेट के ठीक सामने पड़ता है और मेन गेट अमूमन बंद ही रहता है। कभी छुट्टी के दिन बाहर के गेट पर अगर कोई आवाज़ लगाता है तो मेरा ध्यान अनायास उस तरफ चला जाता है। जब 3-4 आवाज़ों के बाद भी गेट नहीं खुलता तो मेरी बेचैनी बढ़ जाती है और मैं उठकर गेट खोल देता हूँ, बशर्ते कि गेट का ताला खुल गया हो। जबकि आरती इस ओर बिना ध्यान दिए अपना काम करती रहती है। बैठक के दरवाजे पर बांस की चिक लगी होने के कारण सुबह एक बार दरवाज़ा खुल जाने के बाद उसे बंद करने की ज़रूरत नहीं होती और चिक के पार बाहर की गतिविधियां दिखती रहती हैं। सफाई का काम बच्चों के स्कूल चले जाने के बाद तक जारी रहता है। ऐसे में रोज़ सवेरे लड़के के साथ वर्मा दंपति की यह गर्मा गर्मी एक तरह का रोज़ का किस्सा है जो अब मेरे लिए रूटीन होता जा रहा है। आज संयोग से रविवार के कारण मुझे भी कहीं जाने की जल्दी नहीं थी और बच्चे भी निश्चिंत होकर सो रहे थे। बाहर कमरे के आगे बरामदे में खुली खिड़की से मेरी साइकिल और वर्मा जी का स्कूटर अपने स्टैंड पर आराम से खड़े थे। आरती भी निश्चिंत से दरवाजे के बाहर खड़ी थी ताकि दरवाजे के आगे सफाई ठीक से करवा दे। लड़का आरती को देखकर सलाम करता है और मुस्कुराता हुआ अपने काम में लगा रहता है। कुछ ही क्षणों में यहाँ का काम निबेड़कर वह दाहिनी तरफ वर्मा जी के घर की ओर मुड़ जाता है। आरती भी अंदर आकर रसोई में चली जाती है। मैं एक बार की वापस दीवान पर लेट जाता हूँ और मन आसपास की आवाज़ों की डोर पकड़े हवा में इधर उधर विचरता रहता है। आरती शायद यह रसोई में चाय बनाने में ही लगी थी कि 2-3 मिनट बाद मैं भी वहाँ से उठा और वॉश बेसिन पर हाथ मुँह धोए और तौलिए से मुंह पहुँचता हुआ वापस कमरे में लौट आया। बाहर पक्के आंगन में बांस का झाड़ू एकसार बज रहा था। आंगन में झाड़ू लगने के दौरान यूँ तो मिसेस वर्मा की गुनगुन की आवाज़ बाकी दिनों की तरह आती ही रहती है, लेकिन आज उनका स्वर कुछ और तीखा था। लड़का घर के भीतर से बाहर मेन गेट तक जाने वाली खुली नाली की ईंटें हटाकर उसे साफ करने में लगा था। इस नाली की बनावट कुछ ऐसी खामी रह गई है कि उसमें पानी अटका ही रह जाता है। नाली में हर वक्त पानी जमा रहने से उसके करीब से गुजरते हुए दुर्गंध सी आती रहती है, लेकिन मिसेस वर्मा को यही शिकायत रहती है कि लड़का उसकी ठीक तरह से सफाई नहीं करता। इसी वजह से इस दुर्गंध की कभी उसकी खत्म नहीं होती। नाली खुलने के बाद तो कमरे में बैठकर चाय पीना भी दूभर हो जाता है, इसलिए मैं भी दरवाज़ा बंद करके अंदर वाले कमरे में चला आता हूँ। बाहर हमेशा की तरह मिसेस वर्मा की आवाज़ बढ़ती जा रही है और हम दोनों पति पत्नी इस प्रभाती संवाद को सुनते हुए मुस्कुरा रहे हैं। आवाज़ जब कुछ और ऊंची होने लगी और उसमें जब वर्मा जी की संगत भी शामिल हो गई तो हमें चिंता होने लगी। मैं अपनी जगह से उठा और दरवाज़ा खोलकर उसी को पकड़कर खड़ा हो गया। लड़का अपनी धुन में उसी तरह नाली साफ करने में लगा था और करीब खड़ी मिसेस वर्मा उसे उलाहने दिए जा रही थी कि वह बहुत कामचोर हो गया है, उसे अधकचरा काम करने के बावजूद हर महीने पूरी मजदूरी चाहिए। मुझे कमरे के दरवाजे पर खड़ा देखकर एक बार की तो वे चुप हो गई और फिर अपने घर के भीतर चली गई। मैंने लड़के को कहा, क्यों रे गुलजारी, तू काहे मैडम को इतना नाराज़ करता है? जैसा वे कहती हैं काम कर दिया करना चुपचाप। जब काम करने ही आता है तो उसे ठीक से कर दिया कर। बाबू साहब, कोशिश तो मेरी यही रहती है, लेकिन अब क्या बताऊं। उसने बात को बीच ही में छोड़ दिया और अपने काम में लगा रहा। उसकी चुप्पी और अनिच्छा को देखते हुए मैंने भी ज़्यादा जोर नहीं दिया
और अपने कमरे में लौट आया। गुलजारी से मेरी मुलाकात कम ही हो पाती है, लेकिन आरती से तो वह घुल मिल गया है। वह सहज स्नेह से उसकी हालचाल पूछ लेती है। कभी घर में खाने की कोई अच्छी चीज़ बनती है तो बुलाकर उसे और उसकी छोटी बहनों के लिए पैक भी कर देती है। गुलजारी की माँ से भी आरती का अच्छा संवाद रहता है। वह आधे पौन घंटे तक घर के हर कोने की सफाई करती रहती है और मकान मालकिन की शिकायतों का कभी बुरा नहीं मानती, उन्हें हंसकर टाल देती है। आरती की हमदर्दी के कारण कई बार उसके पास बैठकर उसका दुख सुख भी बांट लेती है। उसी ने आरती को बताया था कि गुलजारी पर उसकी सारी उम्मीदें टिकी हुई हैं। उसके पति भी की कुछ बरस पहले गटर की सफाई करते हुए एक हादसे में मौत हो गई थी। गुलजारी और उसकी 2 छोटी बहनें अभी छोटे हैं। वह खुद भी कोई ज़्यादा उम्र दराज नहीं है, यही कोई 55-60 के बीच की रही होगी, पर काम चोरी की कमजोरी के कारण बुढ़ापा झलकने लगा है। गुलजारी का एक बड़ा भाई नगर पालिका में सफाई कर्मचारी है, लेकिन वह अपनी शादी के बाद घर से अलग रहता है। उस बड़े भाई से भी बड़ी एक बहन है जो अपनी ससुराल में है। दोनों छोटी बहनें सवेरे स्कूल जाती हैं और खुद गुलजारी 8वें दर्जे में पढ़ रहा है। उसकी स्कूल दोपहर 12 बजे के बाद लगती है, इसलिए सवेरे माँ के बंधे घरों में सफाई का काम निपटाने बस खुद भी आ जाता है। आरती ने अपने सहज स्वभाववश 1-2 बार मिसेज वर्मा को आपसी बातचीत में यह कह जरूर दिया कि किसी गरीब को अकारण डांटना या कोसना उचित नहीं है, इससे उन पर कोई अच्छा असर नहीं पड़ता, उल्टा है। लेकिन मिसेज वर्मा को आरती की यह सलाह कम ही पसंद आई। छुट्टी के दिन तो कई बार वह गुलजारी के साथ पानी का पाइप चलाकर आंगन नाली की सफाई भी करवा देती है। गुलजारी आमतौर पर सुबह जल्दी आता है और सफाई करके अगले घर की तरफ निकल जाता है। वर्मा जी और उनकी पत्नी को इस बात की अमूमन शिकायत बनी ही रहती है कि वह जल्दी भागने की फिराक में रहता है और नाली आंगन की सफाई ठीक से नहीं करता। गुलजारी और उसकी माँ को मोहल्ले के इन घरों में सफाई की करने के एवज में हर एक परिवार से महीने के 20 रुपये मजदूरी के रूप में मिलते हैं। यूँ अगर किसी घर में 2 या 3 परिवार रहते हों तो हर एक घर से 20 रुपये अलग भी वो लेते हैं। बेशक हमारा किराए का पोर्शन छोटा है, लेकिन हमें उन्हें 20 रुपये देने में कोई आनाकानी नहीं है, हमें अच्छा लगता है। बल्कि जबकि कुछ को यह भी अखरता है, खासकर पहली या दूसरी मंजिल पर रहने वालों को, जबकि उनके घर का कचरा तो वही लोग उठाते हैं। हफ्ते में 1-2 बार खुद गुलजारी की माँ भी बेटे के साथ आती है और दोनों मिलकर सफाई का काम निपटा लेते हैं। माँ के आने पर उन्हें खाने पीने की सामग्री या वार त्योहार पर कोई कपड़ा लत्ता भी मिल जाता है। वह इस बहाने गुलजारी के काम की शिकायतें भी सुन लेती है और मोहल्ले के लोगों को बेहतर संपर्क उनसे बनाए रखती है। माँ की दी हुई हिदायतों के मुताबिक गुलजारी यूँ तो अपना काम पूरी लगन से करता है और छोटे मोटे उलायनों पर ध्यान कम ही देता है, लेकिन अगर कोई बहुत पीछे ही पड़ जाए और ज़रूरत से ज़्यादा भला बुरा कहने लगे तो वह भी जवान होता लड़का है, कितना सहन करे। ऐसे में वह कभी कभी पलट कर जवाब भी दे देता है। आज कुछ ऐसे ही आसार दिख रहे थे। रविवार होने के कारण आज सभी फुर्सत में थे और लड़के को भी काफ़ी देर से उलझा रखा था। आज वर्मा जी कुछ ज़्यादा ही उत्तेजना दिखा रहे थे। जब उनकी आवाज़ सामान्य से ऊंची उठती सी लगी तो मैं भी अपनी जगह से उठकर खड़ा हो गया। आरती भी रसोई का काम छोड़कर मेरे पास आ गई। उसने मेरी ओर देखते हुए कहा, आप थोड़ा जाकर समझाइए ना वर्मा जी को, कहीं लड़के पर हाथ ना उठा दे। मैं कमरे से बाहर निकला और कुछ कदम चलकर घर के आगे वाले पोर्शन में पहुंच गया, जहां वर्मा जी गुस्से में लगातार लड़के को बुरा भला कह रहे थे। उन्हीं के पीछे बरामदे में उनकी पत्नी खड़ी थी और वो भी बीच बीच में अपना स्वर मिलाती जा रही थी। दोनों पति पत्नी आज सवेरे से जाने किस बात पर लाल पीले हो रहे थे कि बात बढ़ते बढ़ते लड़के के माँ बाप तक जा पहुंची। आखिर गुलजारी का भी धीरज छूट गया और उसने चेहरे पर रोष लाते हुए कह ही दिया, जबान संभाल कर बात करो बाबू साहब, माँ बाप सबके प्यारे होते हैं। मुझसे कोई गलती हो जाए तो उसके लिए हल्का बोलने के क्या मतलब? अपने काम की मजदूरी लेते हैं, कोई मेहनत मजदूरी करते हैं, किसी का दिया तो नहीं खाते। इस बोलचाल के दौरान ही मैं उनके करीब पहुंच गया था और हाथ के इशारे से गुलजारी को आगे बोलने से रोक दिया। वह भी मुझे देखकर चुप हो गया। नाली की सफाई शायद पूरी हो गई थी, लेकिन ईंटें हटी हुई थी, उन्हें लगाने में लगा था।
मेरे उनके बीच पहुंचने पर गुलजारी के जवाब से तिलमिलाए वर्मा जी फिर जोश में आ गए। अरे दुष्ट, तेरी ये मजाल कि तू मुझसे जबान लड़ाता है। रीस तो ऐसी आ रही है कि दूं अभी एक। और इतना कहते हुए वे अपना हाथ उसके ऊपर उठाते हुए ही नजर आए। ये क्या ढंग है वर्मा जी, ऐसा इसने क्या उजाड़ कर दिया जो। मैंने बीच बचाव करते हुए न रोका। अरे गुप्ता जी, आप नहीं जानते, इन लोगों का सिर सूज गया है। ये किसी की सुनते नहीं है, गिनते नहीं है किसी को। थोड़ा सा ठीक काम करने को कहें तो सामने जवाब न डालने को तैयार। आज 3 दिन हो गए हैं, बंदे ने नाली की ईंट उठाकर नहीं देखी, और जब थोड़ी सी सफाई करने के लिए कह दिया तो सामने जवाब दे रहा है। वर्मा जी ने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि पीछे से मिसेस वर्मा ने पति की बात में आवाज स्वर मिलाते हुए सहारा लगाया ही, अरे मरने दो ना, क्यों मुंह लगाते हो, जवाब करें क्यों नहीं। माँ बेटे को रोटियां बनी बनाई मिल जाती हैं, महीना पूरा होते ही रुपए तैयार, लेकिन काम ठीक से करने को कहें तो मिर्चें लगती है। गुलजारी की आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था, लेकिन मुझे करीब आया देखकर उसने अपने पर काबू रखा। पति पत्नी की बात का उसने कोई उत्तर नहीं दिया। करारी नज़रों से दोनों को देखता रहा और फिर उनकी ओर से नज़र हटाकर नाली पर ईंटें लगाने में जुट गया। उसे काम करते लगता देखकर वर्मा जी वापस जोश खाने लगे, उसी रौ में उल्टे सीधे उलाने देने लगे। मैंने सोचा 2-4 मिनट में विवाद शांत हो जाएगा, लेकिन इतने में आस पड़ोस के लोग भी अपनी तहमदों की गांठें कसते हुए धीरे धीरे मैदान में आ जुटे। पड़ोसियों को देखते ही वर्मा जी का हौसला और बढ़ गया। पड़ोसी भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए लड़के के काम में बढ़ चढ़कर खामियां निकालने लगे। सबकी अपनी अपनी शिकायतें। गली के इतने लोगों के बीच लड़का भयभीत सा हो गया। वह क्या तो बोले और कौन उसकी बात को सही माने। इस तरह विवाद को बढ़ता देखकर कुछ क्षण तो मैं भी असमंजस में पड़ गया, मुझे इसमें पढ़ना चाहिए या नहीं। इतने में तो वर्मा जी मुझे अपने समर्थन में आने का आमंत्रण देते हुए बोले ही, हाँ हाँ, ये खड़े गुप्ता जी, इनसे भी पूछ लो, ये तो रेडियो में अफसर हैं, ऐसे लोगों की नस नस से वाकिफ, इन्हीं से पूछ लीजिए कितने दिन हो गए नाली की सफाई को, और कुछ कहें तो सामने जवाब। नाली की सफाई तो इस बच्चे से रोज करवाते ही हैं। 2 दिन इसका स्कूल में टेस्ट था तो इस वजह से बीच में 1 दिन का गैप ज़रूर पड़ गया होगा। हालांकि ये बात इसे वर्मा जी को बतानी चाहिए थी, पर आज तो जब से आया बेचारा इसी काम में लगा हुआ है। असल में मूल खराबी तो कारीगरों ने ही नाली बनाने में छोड़ दी, जिसकी वजह से उसमें पानी अटका रह जाता है। अब उसका तो ये बेचारा क्या करे। मैंने कुछ वर्मा जी का लिहाज करते हुए और कुछ लड़के का बचाव करते हुए जो वास्तविक स्थिति थी उसे सबके सामने रख दी। वर्मा जी को मेरी बात कतई अच्छी नहीं लगी। उनके रुख और मुख मुद्रा से जाहिर था कि वे मेरी बात को पसंद नहीं कर रहे हैं, लेकिन पड़ोसियों के बीच मेरी इस तरह बेलाग बात करना उनको अच्छा नहीं लगा। अरे गुप्ता जी, आप अभी नए नए आए हैं और आपका तो इन लोगों से साबका भी पड़ता होगा ना। इन कामचोरों की यही प्रवृत्ति है, इनके भरोसे तो पूरा शहर पड़ा सड़ रहा है। आप तो खुद रेडियो में सफाई पर इतना जोर देते हैं, पर काम करने वाले तो यही है ना। पड़ोसी भार्गव ने अपने मुंह से नीम का दांतुन निकाल कर बाहर निकालते हुए बोले, जिसके एक सुरे को उन्होंने बुरी तरह से कुचल दिया था। अब शहर सड़ रहा है तो इसमें तो इस बच्चे का क्या कसूर है। हाँ, कम से कम पालिका प्रशासन और लोगों को सफाई के प्रति जागरूक होना ही चाहिए, ये बात तो आपकी सही है। गुप्ता जी, आपको इन लोगों से कुछ ज़्यादा ही हमदर्दी दिखती है। वर्मा जी के पीछे से खड़ा कोई दूसरा पड़ोसी बोला। इसमें हमदर्दी की जैसी तो कोई बात नहीं है जी। हाँ, वाजिब बात तो माननी ही चाहिए। इतना कहकर मैंने अपनी तरफ से बात समेट ली। वर्मा जी थोड़ी बेरुखी से मेरी ओर देखते रहे। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि मैं सबके बीच इस तरह उनकी बात को काट दूंगा। गुलजारी अपमान और भय और पीड़ा से रुआंसा सा हो गया था। उसके आंखों की कोरों में आंसू छलक आए थे, लेकिन सिर झुकाए अपना काम पूरा कर वह मेन गेट से बाहर निकल गया। धीरे धीरे गली मोहल्ले के लोग भी अपने अपने घरों को लौट गए। वर्मा जी को इस बात का बहुत गुमान था कि वे मकान मालिक हैं। उनके हिसाब से एक किराएदार की क्या मजाल कि वह पड़ोस के 4 लोगों के बीच उनकी इस तरह बात काटते। इस बात को लेकर कई दिनों तक वे अबोली से रहे, लेकिन मैंने इस बात को कतई गंभीरता से नहीं लिया।
मैंने न तो इस बात पर अलग से ध्यान ही दिया कि वर्मा जी को मेरी बात नागवार गुजरी है और न उसके प्रति अपने व्यवहार में कोई अंतर ही आने दिया। संयोग से जब भी कभी सामने पड़ जाते तो मैं अपनी तरफ से दुआ सलाम कर लेता और बीच में एक दिन जब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो घर में जाकर हालचाल भी पूछाया। गुलजारी उस दिन के बाद सप्ताह भर तक मोहल्ले में सफाई के लिए नहीं आया। सफाई के लिए उसकी माँ ही आती रही। पूछने पर उसने यही बताया कि वह अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहा है। फिर धीरे धीरे वह भी आने लगा। अब इतना फ़र्क ज़रूर आ गया था कि वर्मा जी और उनकी पत्नी ने उनके काम में मीन में एक निकालना कम कर दिया था। वर्मा जी और पड़ोस के 2-4 लोग भी किसी नए सफाई वाले की तजवीज़ में थे, लेकिन उन्हें कामयाबी नहीं मिल रही थी। उल्टे 2 महीने बाद माँ बेटे ने मासिक मजूरी में 5 रुपये की बढ़ोतरी भी कबूल करवा ली। एन होली के मौके पर सप्ताह भर से मथुरा शहर में सफाई कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर काम बंद कर रखा था। जगह जगह गंदगी के ढेर लग गए, सड़कें और नालियां बेहाल। पिछले 2 दिनों से तो लोगों ने दुकानें तक खोलनी बंद कर दी थी। होली से एक दिन पहले कचहरी के सामने कर्मचारियों के जुलूस पर लाठीचार्ज हुआ, जिसमें कई लोगों को चोटें भी आई। लेकिन आंदोलन को जोर पकड़ता देख जिला प्रशासन ने नगर के प्रभावित क्षेत्रों में धारा 144 लगा दी और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई। इसी दौरान एक छोटी सी बात को लेकर सफाई कर्मचारियों की बस्ती में झगड़ा हो गया। ये होली के दूसरे दिन धुलंडी की बात है। कचहरी रोड पर चौबिया पाड़े के कुछ लड़कों ने अपनी मस्ती में सफाई कर्मचारियों की बस्ती के किसी युवक से गाली गलौज और धक्का बुक्की कर ली। इसके जवाब में उसके साथ के लड़कों ने उन पर नाली से कीचड़ निकाल कर फेंक दिया। चौबिया पाड़े के लड़के गिनती में 7-8 ही थे और दूसरी तरफ पूरी बस्ती के बच्चे। लड़कों ने एक दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए और इसमें चौबिया पाड़े के एक युवक के सिर पर चोट लगने से खून निकल आया। लड़के के सिर से खून निकलता देख बस्ती के किशोर इधर उधर गलियों में भाग गए। लेकिन चौबिया पाड़े में जब यह खबर पहुंची तो वहाँ के कुछ लठैत किस्म के लड़के बस्ती पर आ चढ़े और आते ही बस्ती का जो भी शख्स सामने दिखा उस पर लाठी डंडों से पिल पड़े। बस्ती में चीख पुकार मच गई। बस बलवे में जाने किसने बस्ती के 2-4 घरों में आग लगा दी। देखते ही देखते आग में कई झुग्गियां जल उठी। आगजनी और मारपीट में कोई 30 से ज़्यादा लोग घायल हो गए और कई झुग्गियां आग के हवाले हो गई। 3-4 लोगों के गंभीर चोटें भी आई, जिन्हें अस्पताल में भर्ती करवाना पड़ा। चोट लगने वालों में एक गुलजारी भी था, जो अपनी झुग्गी में बैठा खाना खा रहा था कि अचानक लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। अपना सिर बचाने के लिए उसने हाथ ऊपर किए तो उसके दाहिने हाथ पर चोट लगी और बाईं आंख के ऊपर ललाट की चमड़ी फट गई। उसके कपड़े खून से लथपथ हो गए। माँ ने किसी तरह चीख चिल्लाकर उसे लड़कों से छुड़ाया और सीधे अस्पताल लेकर भागी। बस्ती में बवाल के 2 घंटे बाद पुलिस मौके पर पहुंची और उससे भी आधा घंटे बाद फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियां। तब तक बस्ती के लोगों ने अपनी निजी प्रयत्नों से आग पर काबू पा लिया था, लेकिन 4-5 झुग्गियां आग की चपेट में आकर खाक हो चुकी थी। पुलिस ने कार्रवाई के नाम पर यही किया कि बस्ती के पीड़ित लोगों के बीच से 30-35 लोगों को जरूर पकड़ कर ले गई और दस्तूर के रूप में 5-7 उस हमलावर समूह के लोगों को भी, जिन्हें उनके परिजन रसूख वाले लोगों के प्रभाव से बिना जमानत के ही छुड़वा ले गए। 4 दिन बाद गुलजारी को अस्पताल से छुट्टी मिली तो पुलिस उसे भी घर से पकड़ कर ले गई। उसकी माँ पुलिस कोतवाली के पास आगे खूब रोई, खूब गिड़गिड़ाई, लेकिन उस पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया, किसी पर असर नहीं हुआ। उल्टे उसे डरा धमका कर कोतवाली से बाहर कर दिया गया। आखिर रोती कलपती वह मदद की फरियाद लेकर गली मोहल्ले के उन लोगों के बीच आई जहाँ की गंदगी साफ करते उसकी आधी उम्र बीत गई थी। अगली सुबह कोई 8:30 के करीब मुख्य दरवाजे पर जब गुलजारी की माँ की गुहार सुनाई दी तो किसी अनहोनी की आशंका में मैं और आरती तुरंत गेट पर जा पहुँचे। कुछ ही क्षणों में मिसेज वर्मा भी गेट पर आ गई। गुलजारी की माँ ने रोते हुए हमें जानकारी दी कि उसके बेकसूर बेटे को थाने में बंद कर रखा है और उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस पर मिसेस वर्मा तो यह कहकर हाथ झटक दिए कि वर्मा जी अभी बाहर गए हुए हैं, इसलिए वह तो इसमें कोई मदद करने में असमर्थ है।
मिसेस वर्मा से मिले इस नाउम्मीदी के उत्तर के बाद वह मेरे आगे गिड़गिड़ाने लगी, मेरे बच्चे को बचा लो बाबू साहब, उसका किसी से कोई झगड़ा नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, वो तो घर में खाना खाने के लिए ही बैठा था और जाने कहाँ से 4-5 लड़के आए और उस पर हमला करके उसको घायल कर दिया। बड़ी मुश्किल से उसकी जान बचा पाई। 4 दिन से अस्पताल में दवा पट्टी कराई, आज सवेरे ही तो घर लाई थी और घर आती पुलिस वाले उसे पकड़कर हवालात में बंद कर दिया। मेरी कोई सुनता नहीं, एक भी नहीं सुनी। मैंने तो बहुतों से गुहार की, आप बड़े आदमी हैं बाबू साहब, किसी तरह मेरे बच्चे को छुड़वाओ, मैं ज़िंदगी भर आपका एहसान नहीं भूलूंगी। अपनी पूरी बात वह रोते हुए कलपते हुए कहती रही और वहीं गली में बैठ गई। इस तरह उसे रोते कलपते देखकर आरती ने उसकी हिम्मत बनाने की कोशिश की। ऐसे दुखी मत हो गुल्लू की माँ, थोड़ी हिम्मत रखो, पुलिस वाले उसे खा थोड़ी जाएंगे। जब उसने कोई गलती की ही नहीं है तो उसे पकड़ कर रखने का क्या मतलब। हाँ, इसमें घबराने की क्या बात है। मिसेस वर्मा भी थोड़ी पसीजी और उसने बुढ़िया का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। तुम ज़्यादा चिंता मत करो गुल्लू की माँ, मैं अभी दफ्तर जाने से पहले कचहरी जाकर एसपी से बात करता हूँ, तुम्हारे बेटे को छुड़ाने की कोशिश ज़रूर करूँगा। ज़रूरत पड़ी तो उसकी ज़मानत करवाकर आज ही उसे पुलिस कस्टडी से छुड़वा लाएंगे। मैंने पूरे आत्मविश्वास से उसे तसल्ली देने की कोशिश की। मेरी बात सुनकर आरती मेरे मुंह की तरफ देखने लगी। वह जानती थी कि यह काम मेरे कहने जितना आसान नहीं है, लेकिन उस समय तो बुढ़िया का धीरज बनाए रखना जरूरी था। मेरी बात से वाकई बुढ़िया के मन में कुछ सुकून मिला और अपने आंसू पोंछती हुई वह उठकर खड़ी हो गई। आरती उसे पानी का आग्रह पिलाने का आग्रह करते हुए अंदर ले गई और मैं भी अंदर आकर अपनी तैयारी में जुट गया। मैं मन ही मन थोड़ा आशंकित तो था, लेकिन मीडिया पर्सन होने के कारण उम्मीद थी कि एसपी से बात करूंगा तो ज़रूर कुछ रास्ता निकल आएगा। बस आशंका यही थी कि अगर उन्होंने अपनी कोई कानूनी मजबूरी बताई और प्रक्रिया में 1-2 दिन लगाने की बात कही तो बुढ़िया का विश्वास टूट जाएगा। मैंने ये सोच भी लिया था कि एसपी से बात करने के साथ ही मैं किसी अच्छे वकील से भी संपर्क कर लड़के के लिए ज़मानत का भी बंदोबस्त कर लूँ। इन सारी बातों पर विचार करते हुए मैं तैयार हो गया और 9:30 के करीब घर से कचहरी के लिए रवाना हो गया। जब मैं अपनी साइकिल पर सवार होकर कचहरी जाने वाली सड़क पर आया तो यह नज़ारा देखकर चकित रह गया कि शहर के दंगा प्रभावित क्षेत्र में धारा 144 लगी होने के बावजूद सड़क पर सफाई कर्मियों के समर्थन में शहर की तमाम मजदूर यूनियनों और जन संगठनों के लोग आ जुटे हैं और हजारों लोग बैनर और तख्तियां हाथों में लिए कचहरी की तरफ बढ़ते जा रहे थे। कुछ क्षण तो मैं भी सड़क के किनारे अपनी साइकिल थामे आश्चर्य से जुलूस की ओर देखता रहा। मुझे यह अच्छा भी लग रहा था। जुलूस का अगला सिरा और पिछला सिरा भी मेरी नज़रों से दूर था। मैं ये देखकर उत्साहित था कि जाने पहचाने चेहरे और आवाज़ें उस जुलूस में शामिल थी। न केवल वो शामिल थी, बल्कि मैं यह देखकर आश्चर्यचकित था कि उनमें बस्ती की बहुत सारी औरतों के बीच गुलजारी की माँ भी शामिल थी। बस अब मेरे मन में कोई दुविधा नहीं थी। मैंने तुरंत अपनी साइकिल को जुलूस की दिशा में मोड़ लिया और एक हाथ से साइकिल का हैंडल संभालते हुए दूसरे हाथ को नारों की बुलंदी की में आसमान की ओर उठाने के लिए आज़ाद कर लिया। जुलूस की रफ्तार के साथ जब इर्द गिर्द की आवाज़ों में अपनी आवाज़ को मिलाया तो मुझे पहली बार अपनी आवाज़ काफ़ी वज़नी और दमदार लगी। पहली बार यह भी लगा कि संगठित हुंकार के रूप में रह रहकर उठती इन आवाज़ों का असर चारों ओर उत्तरोत्तर बढ़ता ही जा रहा है और अब न्याय के लिए अब इस आवाज़ की सिफारिश या किसी के सहारे की ज़रूरत नहीं है। यह आवाज़ अपने आप में अपना सहारा है। तो ये थी मित्रों आवाज़ों